नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी आंसर राइटिंग क्लब में। और दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। और फ्रेंड्स, आज इंडो चाइना रिलेशन पर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आया था, इसी वजह से इसको मैंने चूज़ किया है। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि एज चाइनाज लॉन्ग टर्म इंटेंशंस रिमेन्स श्राउडेड इन ओपेसिटी व्हाई इंडिया मस्ट लुक बैक टू सी व्हाट टाइज अहेड। इसका मतलब ये है कि जो चाइना की नीतियां रही हैं वो हमेशा से संदेहास्पद रही हैं। ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, ओपेसिटी भरी रही है या फिर बिल्कुल ओपेक रही है। और उसके बाद में फिर ये कहा गया कि व्हाई इंडिया मस्ट लुक बैक टू सी व्हाट टाइज इट अहेड। मतलब इसलिए क्या कहा गया कि चूंकि चाइना की जो नीतियां हैं वो क्या है कि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं रहती हैं, इसीलिए क्या करना चाहिए, भारत ने जो अपनी पिछले कुछ टाइज किए हुए हैं, कुछ संबंध जो चाइना के साथ थे, उसे दोबारा से पलट के देखना चाहिए और उससे उसको सबक लेना चाहिए कि क्या भारत के और चीन के संबंधों के बीच में वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिसपे वो एक ऐसे जो सकारात्मक मुद्दे और कुछ नकारात्मक मुद्दे थे, उन सारी चीजों को उसे देखना चाहिए। तो ये पूरा टॉपिक जो है फ्रेंड्स, ये इसी पे ही है। तो आगे अभी हम लोग देखते हैं, ये जैसे देख रहे हैं आप लोग इनको, सेकेंड गेसिंग बीजिंग। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो भी चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी एक दोबारा से एक कॉन्क्लेव होने वाला है, उसी से संबंधित है ये कि दोबारा से इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा या नहीं नियुक्त किया जाएगा, ये इसी से संबंधित पूरा मुद्दा था। तो हो सकता है कि इसमें ये दोबारा से प्राइम मिनिस्टर चुने जाएं या ना चुने जाएं, ये बात की बात होगी। हम लोग अपना यूपीएससी का प्रश्न देखते हैं कि यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि मैंने एक इस तरह का क्वेश्चन क्रिएट किया है कि जिससे हम क्या करें कि आज तक भारत और चीन के संबंध में जितनी भी बातें थी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसपे भारत और चीन के जो मुद्दे थे जहां पे तनाव की स्थिति थी, जहां या फिर जहां पे नकारात्मक इनके संबंध रहे हैं, और कुछ सकारात्मक संबंधों को भी देखेंगे कि जहां जहां पे इनके सकारात्मक संबंध रहे हैं। साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि वर्तमान में वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं या कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो भारत और श्रीलंका के बीच में हैं और भारत कैसे इन सारी समस्याओं को निपटा सकता है। तो हम इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे अभी। और फ्रेंड्स, ये एक तरह का पूरा कंप्लीट आंसर है, तो आप लोग जरूर इसको पूरा वॉच करिए, पूरा देखिए वीडियो, और उसके बाद में आप लोग अपने सजेशंस भी दीजिए कि कैसा रहा वीडियो। और फ्रेंड्स, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो यूपीएससी आंसर राइटिंग क्लब के ही नाम से है, आप लोग सर्च करके उस पर देख सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है ये आपको उसी पे मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और मेरी वीडियो देख के आप समझ भी सकते हैं चीज़ों को। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में हमारे लिखा हुआ है कि भारत और चीन के मध्य किसमें राजनयिक संबंधों में जो क्या हुए हैं, उतार चढ़ाव का मतलब क्या हुआ कि कुछ हमारे जो पॉजिटिव रिलेशंस रहे हैं और कुछ हमारे जो नेगेटिव रिलेशंस रहे हैं, इसके बारे में हमें बताना है। तथा हमें जो करंट में जो हमारी समस्याएं चल रही हैं कि यानी कि वर्तमान में वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो भारत और चीन के बीच में हैं, तथा इन समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है, ये एक तरह का क्या कह सकते हैं हम कि वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है इसका। ठीक है दोस्तों, तो आप भी आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। पहले जिसमें कि भारत ने चीन से अपने राजनयिक संबंधों की शुरुआत कब की है फ्रेंड्स, तो 1 अप्रैल 1950 को। पहले गैर समाजवादी, ये इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि पहला गैर समाजवादी राष्ट्र रहा है भारत, जिसने क्या किया है कि चाइना के साथ में अपने संबंधों को स्थापित किया था। क्योंकि जो चाइना है वो क्या है, एक प्रकार की साम्यवादी कंट्री है, सोशलिस्ट देश है। तो इस वजह से क्या है कि चाइना ज्यादातर उन्हीं राष्ट्रों से अपने संबंधों को बना रही थी जो समाजवादी प्रवृत्ति के थे, लेकिन भारत के अंतर्गत तीनों चीजों को अपनाया गया था, समाजवाद और एक तरह की मिक्स अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। तो इस वजह से भारत एक गैर समाजवादी राष्ट्र था,
जिसने क्या कहते हैं चाइना के साथ अपने संबंधों को स्थापित किया। और किस नारे के साथ? तो हिंदी चीनी भाई भाई नारों के साथ ये स्थापित किया गया। साथ ही साथ आगे क्या होता है देखिए, आजादी के कुछ ही वर्षों बाद, ठीक है, मतलब हम आजाद ही हुए थे और उसके कुछ ही वर्षों बाद में क्या हुआ कि 1962 में चाइना ने अपने आक्रामक रूपों को उसने दिखाया और साथ ही साथ में क्या किया कि भारत को युद्ध का सामना करना। जो 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ तो वो क्या था, चाइना के या फिर चीन के आक्रामक नीति का ही परिणाम था। बाद के वर्षों में दोनों, तो इससे क्या हुआ कि एक तो ये हमारा निगेटिव रिलेशन रहा है कि हमारे और चीन के बीच में एक प्रकार की जो समस्या का दौर था वो यही था, या चिंता का जो दौर था वो यही था। नेक्स्ट है, बाद के वर्षों में दोनों देशों के मध्य जो है कुछ सकारात्मक संबंध देने। अब इसका मतलब अब हम किस पे चल रहे हैं? पॉजिटिव पॉइंट्स पे चल रहे हैं कि कौन कौन से हमारे सकारात्मक संबंध हैं। जैसे पहला मैंने क्या लिखा कि 1976 में क्या हुआ, राजदूतों के संबंध में बहाली हुई। क्योंकि क्या हुआ, जब 1962 का जो युद्ध हुआ उसके बाद में क्या हुआ कि भारत और चाइना ने दोनों ने अपने अपने देश जैसे चाइना में जो भारत के राजदूत थे तो वहां से उन्होंने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया तथा जो एम्बेसी थी ये उसको क्या किया, उन्होंने खत्म कर दिया। तो दोनों देशों ने ऐसे ही किया। तो क्या हुआ कि 1976 में क्या हुआ, राजदूतों की फिर से बहाली हो गई या फिर से नियुक्तियां हुई। 1992 में 1992 में क्या हुआ, हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमण, इनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या नाम है इनका, आर वेंकट रमण। ये कब गए थे? 1992 में इन्होंने चीन की यात्रा की थी और ये पहले भारतीय राष्ट्रपति थे जिन्होंने चीन की यात्रा की थी। फिर सन 2000 में क्या हुआ कि जो भारत और चीन के जो संबंध है उसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई और इसमें जो भारत के राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन, इन्होंने भी चीन की यात्रा की। इसी के साथ साथ 2010 में क्या हुआ, 2010 में राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हुए। उसके उपलक्ष्य में क्या हुआ कि जो P2P चलता है, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं P2P या पर्सन टू पर्सन या सिटीजन टू सिटीजन, C2C, ठीक है। तो C2C या P2P कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो नागरिक से नागरिक तथा सांस्कृतिक या कल्चरल जो एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं वो उसका प्रारंभ हुआ सन 2010 में, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में 2011 में क्या हुआ कि भारत चीन विनिमय वर्ष मनाया गया, मतलब इंडो चाइना एक्सचेंज ईयर या फिर एक्सचेंज ईयर ऑफ इंडो चाइना, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया कि लगभग ऐसे संबंधों को मैंने, एक तो क्या हुआ ये पूरा ऐतिहासिक संबंध ये मैं बताना था, तो मैंने क्या किया शुरुआत से ही ले लिया कि 1962 का युद्ध बताया, फिर हमारे 1 2 3 और ये 4 और ये 5 संबंध ऐसे मैंने बता दी कि जहां पे पॉजिटिव रिलेशंस हमारे देखने को मिले हैं। छठा एक रिलेशन ये भी था कि छठे वर्ष में क्या हुआ कि तीर्थ यात्रियों के लिए क्या किया गया, जो नाथुला दर्रा था उसको ओपन कर दिया गया। उसको किसके द्वारा खोला गया फ्रेंड्स? तो चीन के द्वारा उसे खोला गया। और साथ ही साथ भारत ने उसी वर्ष में क्या किया कि भारत पर्यटन वर्ष मनाया चीन में। चीन में जाके भारत ने क्या किया कि भारत पर्यटन वर्ष मनाया। तो ये कुछ ऐसे थे जो पॉजिटिव साइंस थे इंडो और चाइना के बीच रिलेशंस में। लेकिन उसके बाद में देखिए क्या होता है कि हालांकि 45 वर्षों बाद, मतलब आफ्टर 45 ईयर्स, क्या हुआ कि गलवान घाटी की जो हिंसा हुई इसने दोनों देशों के बीच में क्या किया, एक तनाव की या फिर एक टेंशन की स्थिति दोबारा से उत्पन्न कर दी। वर्तमान में भारत और चीन के बीच तनाव के जो मध्य तनाव है उसके लिए अन्य जो बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो एक तो 45 साल बाद क्या हुआ कि गलवान घाटी की हिंसा हुई, जिससे चिंताएं जो या फिर टेंशन जो है दोनों देशों के बीच में तो उत्पन्न हो ही गई। साथ ही साथ और कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो भारत और चीन के बीच में संबंधों को तनाव पैदा करते हैं, उनके दोनों के बीच में जो रिलेशंस है उसके बीच में टेंशन क्रिएट करते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पहला अपना क्या है, BRI का प्रोजेक्ट है पहला फ्रेंड, मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट। क्योंकि ये जब अगर हम क्या कहते हैं भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये वाला जो हिस्सा है यहीं से आके वो निकलता है। तो इस तरह से क्या है कि ये भारत की संप्रभुता का एक न एक प्रकार से हनन हो रहा है। तो इसीलिए क्या है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है भारत और
चीन के बीच में एक समस्या का या तनाव का बिंदु बना हुआ है। दूसरा, व्यापार असंतुलन, क्योंकि इंडिया जो है वो क्या कहते हैं, जो इंपोर्ट करता है वो ज्यादा कर रहा है, इंपोर्ट इसका प्लस में है और इसका एक्सपोर्ट जो है वो चाइना के लिए वो है माइनस में। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो व्यापार संतुलन है वो गड़बड़ हो रहा है। साथ ही साथ सीमा वाले कई विवाद हो जाते हैं भारत और चाइना के बीच में, या कई प्रकार की घुसपैठें होती हैं। और भारत सरकार ने क्या किया था, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि चीन के कई सारे जो एप्स हैं, डिजिटल एप्स, उस पर क्या किए थे, भारत ने प्रतिबंध लगा दिए थे। वो किस पर्पज से, साइबर सिक्योरिटी के पर्पज से, ठीक है। ये अपनी प्राइवेसी के पर्पज से उसने क्या किया था, चीन के बहुत सारे एप्स पर प्रतिबंध लगा दिए थे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कि पाकिस्तान को भारत विरोधी जो कृत्य होते हैं उसमें क्या करता है, जो चाइना है वो हर समय जो है वो समर्थन करता रहता है। ये ऐसे समझ लीजिए इसका ये ऑल सीजनल, ऑल टाइम, ऑल सीजन फ्रेंड है। ऑल SEASION, ऑल सीजन फ्रेंड है इसका, ठीक है दोस्तों। तो क्या करता है कि पाकिस्तान अगर भारत विरोधी कोई भी काम करता है तो उसमें चाइना कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट करने लगता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध, ठीक है। जैसे अगर चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो, चाहे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की बात हो फ्रेंड्स, चाहे इन दोनों मुद्दों पे ही जैसे ही भारत को सदस्यता देने की बात होती है, चाइना क्या करता है, विरोध कर देता है और अपना वीटो यहाँ पे यूज कर देता है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के पास सड़क निर्माण से संबंधित अगर जो भी विवाद है वो भारत और चीन के बीच एक विवाद का मुख्य बिंदु बने हुए हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो भारत और चीन के बीच एक अलग जो दूसरा मुद्दा है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की नीति है और सलामी स्लाइसिंग रणनीति, सलामी स्लाइसिंग रणनीति। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों कि सलामी स्लाइसिंग रणनीति क्या होती है। तो सलामी स्लाइसिंग रणनीति का मतलब यह है दोस्तों कि जैसे जो मांस के छोटे छोटे स्लाइसेस होते हैं, या उसको सलामी बोला जाता है चाइना में, तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसमें क्या होता है कि उस छोटे छोटे टुकड़ों के द्वारा हम उस पूरे स्लाइस को या उस पूरे मांस के पीस को खा जाते हैं या फिर उसको खत्म कर देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या करता है कि मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र पे वो धीरे धीरे आक्रमण कर, धीरे धीरे अपना अधिकार जमाता है या किसी प्रकार से अपनी पहुंच बनाता है। उसके बाद में एक इंक्रीमेंटल अप्रोच जो उसका रहता है उससे धीरे 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 करके इस पूरे क्षेत्र को कब्जा कर लेता है। तो ये है इसकी सलामी स्लाइसिंग नीति। और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति क्या है फ्रेंड्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति का मतलब ये है कि जो चाइना है वो भारत के चारों तरफ क्या कर रहा है कि ऐसे देशों के साथ में ऐसे संबंध बना रहा है कि उनसे कुछ जगह पोर्ट हो, चाहे उनका क्या कहते हैं कोई स्थान हो, उस पर सैन्य अड्डा बनाना, इन सब के द्वारा वो भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। इसके लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये है, ये हम मान लेते हैं इंडिया है अपना, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे म्यांमार है यहाँ पे। तो इसने क्या किया है कि म्यांमार में इसने एक सितवे पोर्ट बनाया है। क्या है फ्रेंड्स, सितवे। और उसके बाद में यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे इसने क्या किया है कि यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट, ठीक है। तो हम्बनटोटा पोर्ट यहाँ पे हो गया। उसके बाद में यहाँ पे पाकिस्तान में यहाँ पे क्या है इसका, ग्वादर पोर्ट है। और यहाँ पे बांग्लादेश में इसका है चिटगांव। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, क्या किया है इसने, भारत को चारों तरफ से घेर लिया। एक यहाँ बांग्लादेश में चिटगांव, म्यांमार में सितवे पोर्ट, और हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में, और ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान में। तो ये क्या है, चारों तरफ से इसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की नीति है, मतलब एक तरह के मोतियों की माला। देखिए ये पूरा, ठीक है दोस्तों। तो इसने क्या है, ये भी क्या कहते हैं, भारत के लिए एक तरह का समस्या बना हुआ है इसका ये काम। तो फिर मैंने क्या लिखा कि अतः भारत
अपने राजनीतिक अप्रोच, मतलब कि वो जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस होते हैं, मतलब राजनेताओं का राजनेताओं से मिलना, या फिर जितने भी राजनयिक संबंध होते हैं उसको अगर हम अच्छे से मजबूत करें, बातचीत करें, या फिर जो सामरिक सजगता है, सामरिक सजगता का फ्रेंड्स मतलब यह है कि हम बिल्कुल हमेशा अलर्ट रहें चाइना को लेके, कभी ऐसा ना हो कि हम इतनी शिथिलता में आ जाएं कि चाइना हमारे ऊपर अटैक ही कर दे। साथ ही साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर जोर देकर RCEP मतलब रीजनल कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें अगर हम सदस्यता ले लेते हैं और क्वाड का प्रयोग करते हैं, और कलादान परियोजना तथा चाबहार पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है हमारा, अगर हम इसका प्रयोग करें ठीक से तो हम चाइना को संतुलित भी कर सकते हैं। और एक मिनट फ्रेंड्स, ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, चाइना के प्रभाव को संतुलित भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशिया में भारत को एक क्षेत्रीय नेता के रूप में, ठीक है, एक रीजनल जो लीडर है उसके रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या किया कि इस तरह से पूरे आंसर को देख लिया है। फिर से हम लोग देख लेते हैं एक बार कि क्या था अपना क्वेश्चन और क्या था आंसर हम लोग। जैसे हमने क्या किया कि भारत और चीन के बीच जो व्यापारिक संबंध है उसमें कहाँ पे उतार रहा है, कहाँ पे चढ़ावा, मतलब कब उसका भारत और चीन के बीच में नकारात्मक संबंध रहे, कब सकारात्मक संबंध रहे हैं, वर्तमान में समस्या कौन कौन सी है और उस समस्याओं से हम कैसे निपट सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले दोनों के संबंधों का प्रारंभ बता दिया कि कैसे प्रारंभ होता है, उसके बाद में फिर उसके नेगेटिव पॉइंट्स को मैंने बताया कि हाँ 1962 का जो युद्ध था वो हमारे और चाइना के बीच में नेगेटिव या नकारात्मक संबंधों की एक बिंदु थे। उसके बाद में सकारात्मक संबंधों के बारे में मैंने क्या किया है, 5-6 पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें कब कब कैसे कैसे क्या क्या हुआ, 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने बता दिए हैं 6 पॉइंट्स। फिर उसके बाद में फिर मैंने ये बताया कि हालांकि 45 वर्षों के बाद में क्या हुआ, कि ये वर्तमान की स्थिति में बताने जा रहा हूँ कि गलवान घाटी में जो भी टेंशंस क्रिएट हुए हैं भारत और चाइना के बीच में, वो हुए ही हुए हैं। साथ में क्या कहते हैं और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं, तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसमें BRI, व्यापार संतुलन, सीमा विवाद, चीन का ऐप हो गए, पाकिस्तान के रिलेशंस हो गए, ये सारे जो हैं वो क्या है फ्रेंड्स, वर्तमान की जो समस्याएं हैं। साथ ही साथ भारत अगर इस चीज को खत्म करना चाहता है तो कैसे, अपने राजनीतिक अप्रोच, सामरिक स्थिरता के साथ साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, RCEP में सदस्यता, क्वाड का प्रयोग करके, कालाधान परियोजना तथा चाबहार का प्रयोग करके चीन के प्रभाव को संतुलित कर सकता है तथा दक्षिण एशिया में एक नेता के रूप में उभर सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना पूरा आंसर कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आज का आप लोग बताएंगे कि ये आंसर कैसा रहा, और साथ ही साथ फ्रेंड्स मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आप लोग उसको लिख लीजिए। टेलीग्राम चैनल मेरा यही है, जो क्या कहते हैं, हमारे चैनल का नाम है, आप इसी चैनल के नाम से ही सर्च करेंगे, UPSC आंसर, UPSC आंसर राइटिंग क्लब। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसी के नाम से इसको सर्च करेंगे और ये चैनल मिल जाएगा। इस पे मैं जो आपको करंट पढ़ाया हूँ, आज का जो टॉपिक था, इसकी जो है PDF भी आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ में क्या होगा कि जो मेरा मेरा लिखा हुआ जो नोट्स है आप वो भी पा जाएंगे, और साथ ही साथ में मैंने क्या किया है, डिजिटल नोट्स भी इसका बना के उसी में डाल दिया है, तो आप लोग दोनों का फायदा उठा सकते हैं। जो आपको अच्छा लगेगा उसे आप ले लीजिएगा। और जैसा अगर आपकी राय होगी तो मैं क्या करूंगा कि अगर आप लोग बताएंगे तो मैं डिजिटल जो प्रिंट है इसका उस पे भी पढ़ा सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप UPSC वाली कॉपी में पढ़ते हैं तब आपको फील अच्छा आता है ना, आपको किस तरह से लिखना है, कैसे डिजाइन में लिखना है, कैसे फ्लो चार्ट यूज करने हैं, ये सारी चीजें मैं उसमें बता देता हूँ। तो इस तरह से ये वाला तरीका मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ज्यादा अच्छा है। बाकी आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, अगर आप लोग बताएंगे तो मैं वहां से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का सपोर्ट हमें मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो लोग इसके नीडी हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे कल किसी नए क्वेश्चन के साथ में। ओके फ्रेंड्स।